Hello guys and welcome back to our YouTube चैनल ऑर्फिन केमिस्ट्री। तो ये है आज हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। अब तक हमने डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, व्हाट आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेसिक्स को, या फिर आप जिसे मैंने नाम दिया था फंडामेंटल मिक्सिंग्स, है ना, जिसमें मैंने sp2 एंड sp3 बताया था। और फिर हमने परसेंटेज s एंड परसेंटेज p कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा था उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। और फिर हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा था, जहाँ पर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने वहाँ पे बताया था कि आप हाइब्रिडाइजेशन को, यानी कि फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशन को आप sp⁻i से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी बनाकर दिखाया था। उसके बाद हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मैंने एक और फार्मूला बताया था, वो था आपका cos थीटा इक्वल्स टू s/s-1 इक्वल्स टू p-1/p। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो ये दो तरीके से हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सीखा था हाइब्रिडाइजेशन का। और फिर हमने लास्ट में विजुअलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टॉपिक पढ़ा था। तो मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको हमारे पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पहले पहला वीडियो देखो एंड देन ये वाला वीडियो देखो। आगे की बात अब आज शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमें सीखना है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स कि हम हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं या थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नाम देते हैं। तो हमें आज के वीडियो में इसी फार्मूला को सीखना है और इस फार्मूला के लिमिटेशंस को भी जानना है, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो बहुत ही कम कंपाउंड्स पे वैलिड है। तो ये क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया जब ये फार्मूला बहुत कम कंपाउंड पे वैलिड है तो हम इसे सीख ही क्यों रहे हैं। तो इसका मैं आंसर यही कर सकता हूँ कि क्योंकि हम एक डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे हैं। हमें बेसिकली सीखना है VBT। तो VBT सीखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जितनी सीखनी है हमें, या हाइब्रिडाइजेशन के जिन जिन कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है, बेसिकली हम वही पढ़ रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में इस फार्मूला को सीखना ज़रूरी है सो डैट कि हम फर्दर जो हमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखने हैं उसके लिए हमें ग्राउंड तैयार कर सकें। इसलिए हमें इस फार्मूला को सीखना है ताकि हम कंपाउंड देख करके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, उसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, उसे हम प्रिडिक्ट कर सकें। इसलिए ये फार्मूला सीखना है। कितने कंपाउंड्स पे वैलिड है मैं ये भी बताऊंगा, और कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है, और वैलिड नहीं है तो क्या रीज़न है, मैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा। आप बस वीडियो के साथ बने रहो। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एन एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, आप इसे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी बोलो, सारी बात एक ही है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फार्मूला है, अच्छा मैं पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ। देखो फार्मूला है 1/2 यहाँ v प्लस m माइनस c प्लस a इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर। तो फार्मूला जो है आपका वो ये है। अभी तो मैंने कहा कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला लिख रहा हूँ, और यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया स्टेरिक नंबर का।
तो बात ये है कि स्टेरिक नंबर हमने सबसे पहली बार पढ़ा था VSEPR थ्योरी में, और यहाँ फिर से मैं स्टेरिक नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो क्या दोनों स्टेरिक नंबर सेम है क्या या अलग हैं, ये जिससे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ये बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बात यह है कि इस फार्मूले को यूज़ करके हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं और उस स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं। ओके, जैसे वहाँ हमारे पास स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आगे तक था, उसी तरह यहाँ भी हमें स्टेरिक नंबर 2 से आगे जितने आप बढ़ते जाओ 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिलता जाएगा, और उस स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन को रिपोर्ट करेंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये VMC और A है क्या एक्चुअली। तो बेसिकली बात ये है कि हम किसी भी कंपाउंड को देखेंगे, पहला टारगेट होगा हमारा कि हम सेंट्रल एटम को पहचान लें। ठीक, सेंट्रल एटम को पहचानने के बाद वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, जो हमने VSEPR थ्योरी में काफ़ी अच्छे से सीखा है। ओके, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे VSEPR के वीडियोस को भी देख सकते हो। तो वहाँ से हम पहले वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे V की जगह। M की जगह हमें लिखना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि सिंगली बॉन्डेड एटम जो जुड़े होंगे उस सेंट्रल एटम से, उनकी जितनी नंबर होगी, 2 होगी तो हम 2 लिखेंगे, 3 हो तो 3 लिखेंगे, 4, 5 जो भी हो वो डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंड हम लिखेंगे। C अगर वो उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो, अगर मॉलिक्यूल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो C की वैल्यू आएगी, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे 1 होगी तो 1, 2 होगी तो 2, 3 तो 3, जो भी होगा। A जो है वो चार्ज ऑन एनायन है, अगर कंपाउंड एनायनिक है यानी निगेटिव चार्ज है उस पर, तो जितने निगेटिव चार्ज होंगे वो वहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हालांकि मुझे एक टेबल आपको बताना है, उसके बाद एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर फिर भी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH4 का। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है CH4 मीथेन। बेसिक्स क्लास से ही हम लोग मीथेन पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए इस फार्मूले को यहाँ पे लगा करके इससे कोशिश करते हैं स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने की। तो आओ मैं लगा रहा हूँ हाफ। देखो कार्बन है तो कार्बन सेंट्रल एटम होगा यहाँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4। ओके, 4 लिख दिया हमने। मोनोवैलेंट एटम को मैंने बताया जितने सिंगली बॉन्डेड एटम हो सेंट्रल एटम से, तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उसे भी आप ऐड कर दो, +4। चार्ज ऑन कैटायन -C करना है तो वो कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो -0। एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज इस पर नहीं है तो +0। ओके, तो 1/2 ऑफ 8, इसे आप लिखोगे 4, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू निकली ये स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर है। अब बात ये है कि इस स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक टेबल बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको टेबल बताऊँ, एक और बात मैं क्लियर करता हूँ। मैंने VSEPR में ये बताया था कि स्टेरिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि बॉन्डेड पेयर प्लस लोन पेयर को मिला करके जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपको काउंट होंगे वो आपका स्टेरिक नंबर होगा। ओके, ऐसा मैंने बताया था। पर यहाँ स्टेरिक नंबर को हम कहेंगे कि स्टेरिक नंबर जो है वो, अगर स्टेरिक नंबर मान लो 4 आया यहाँ, तो ये 4 बता रहा है कि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। ये स्टेरिक नंबर 4 ये बता रहा है कि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी होगा, इसे तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हम सभी जानते हैं। पर मैं आगे एक टेबल बनाऊंगा और बातें क्लियर होंगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, स्टेरिक नंबर 4 का ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसी तरह 3 है तो 3 ऑर्बिटल हुए होंगे, 2 है तो 2 ऑर्बिटल्स हुए होंगे। तो यहाँ से एक बात आप और समझ सकते हो कि ये स्टेरिक नंबर 1 कभी पॉसिबल नहीं है।
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट में। स्टेरिक नंबर 1 इज नेवर पॉसिबल। ओके, स्टेरिक नंबर 1 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो मिक्स होगा, अगर मिक्स होने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल तो चाहिए, इसलिए अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर 1 कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आइए सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो इस टेबल को हमें काफ़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टेबल आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है। देखो, अभी तक मैंने बता दिया कि स्टेरिक नंबर का हमारे हाइब्रिडाइजेशन में क्या सिग्निफिकेंस है। 2 का मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो आप देख सकते हो मैंने 2 लिखा है, उसके सामने मैंने हाइब्रिडाइजेशन जो रिपोर्ट किया है वो SP किया है। तो इसका मतलब 2 आप देख सकते हो, एक S के मिले एक P के मिले तो स्टेरिक नंबर 2 है। 3 है तो 2 P के मिले एक S के मिले। 4 है तो SP3 है। 5 है तो SP3D है। 6 स्टेरिक नंबर है तो SP3D2 है, और 7 है तो SP3D3 है। इसके आगे स्टेरिक नंबर 8, 9 और भी होते हैं, पर हमारे लिए फ़िलहाल इतना ही काम का है। आप इतना समझ लोगे तो आप बाकी के समझ ही जाओगे। तो मैं इस पे कुछ और बातें आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब स्टेरिक नंबर 2 हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ S और P मिले होंगे। याद करो, मैंने पिछले वीडियो यानी कि अपने फर्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के ये बताया था कि SP, SP2 एंड SP3 आर द फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशंस। तो ये फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे आप देखो फिजिक्स में पढ़ते हो फोर्स, तो कुछ फंडामेंटल फोर्स पढ़ते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वही फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत और तरह के भी फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव, जो भी वाट एवर इट इज़। तो यहाँ मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मुझे केमिस्ट्री से मतलब है, और आप केमिस्ट्री यहाँ पढ़ रहे हो, आपको भी केमिस्ट्री से मतलब है। तो कहने का बात ये है कि SP, SP2, SP3 ये तो फंडामेंटल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल हैं, जो अभी मैंने बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि वो मैं VBT में एक एक स्टेरिक नंबर जब डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ तो हर हाइब्रिडाइजेशन को बना कर दिखाऊंगा। जिस तरह मैंने SP, SP2 एंड SP3 बना कर दिखाया, मैं वो उन सब को भी बना कर दिखाऊंगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसके जो बेस्ट सुटेबल एग्जांपल्स होंगे वो भी मैं दिखाऊंगा बना करके। तो फिलहाल जो बातें समझनी है कि SP के अलावा और क्या हो सकता है, तो वो है PD और SD हाइब्रिडाइजेशन भी देखा गया है। ठीक है, ये सब मैं VBT में एक एक हाइब्रिडाइजेशन फिर से बताऊंगा और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। और उसी तरह SP2 के अलावा SD2, ओके, एंड SPD, ये भी रिपोर्टेड हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा SP3 की अगर मैं बात करूं तो DSP2 ये भी है, और अगर इसमें S बाहर वाले D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों तो SP2D भी हो सकता है। ये सब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी देखेंगे इन सब हाइब्रिडाइजेशंस को। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया है तो आप इन सब हाइब्रिडाइजेशन से पहले से फैमिलियर होंगे। ठीक है, पर मैं यहाँ पे आपको अपने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर सीरीज में मैं आपको इन सारे हाइब्रिडाइजेशंस के फॉर्मेशन के बारे में भी बताऊँगा, इनके फंडामेंटल्स को भी समझाऊँगा। ठीक है, तो उसी तरह SP3D है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो D ऑर्बिटल है, ये D 2 तरह के हो सकते हैं, और यही 2 ही हो सकते हैं। इसे मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ इसे। ये या तो DZ² होगा या फिर DX² - Y² होगा। तो इस हिसाब से ये जो SP3D है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ जो D है वो DXY, YZ और ZX, जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं जिनके लोब्स, वो यानी कि जिन्हें हम नॉन एक्सियल लोब्स कहते हैं, वो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो ये D है, ये एक्सियल लोब से ही इन्वॉल्व होंगे, यानी DZ² या DX² - Y², दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ 2 तरह के पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, SP3DZ² या फिर SP3
dx² माइनस y²। ये बात आपको अभी ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऊपर वाले सारे हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन सब को भी स्टैटिक नंबर 5 में डिस्कस करूँगा और इन हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मेशंस को भी बताऊँगा। उसी तरह स्टैटिक नंबर 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग sp3d2 है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप सीखोगे कि D2sp3 भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री है, वो है p3d3। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री है, इसे भी मैं अलग से डिस्कस करूँगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ओके, उसी तरह यहाँ sp3d3 है, तो इस पे भी इसका p3d4 भी एग्जिस्ट करता है, p3d4, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे पे हम अलग से बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें अब ये समझना है कि स्टैटिक नंबर निकालने का हमने अभी जस्ट फार्मूला सीखा है, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से स्टैटिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी दिए हुए कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें 2 आएगा तो हम sp रिपोर्ट करेंगे, 3 आएगा तो sp2 करेंगे। जनरल केस में आपको जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है आपको यही रिपोर्ट करना है। ये जो सारे साइड वाले हैं ये स्पेशल केसेस हैं, इसे मैं आगे मैं पीछे 2 बार बोल चुका हूँ कि मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा, और जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। तो स्टेबल इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रीज भी होती है कि sp के करस्पॉन्डिंग लीनियर होगा, इसके sp2 के करस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर होगा। वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं अगले वीडियो में सीक्वेंस में उसे बताऊँगा जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम VBT पढ़ रहे होंगे तो हमें उसके ज्योमेट्री और शेप की ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ इसके शेप से कोई मतलब नहीं है। तो आइए मैं कुछ और 4-5 बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे मैं इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकूं, और इसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जो इसके लिमिटेशंस पे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, फिर आप देखना कि जो मैं बना रहा हूँ वही आपका आ रहा है या नहीं। तो एक तो हमने CH4 कर लिया है। ओके, तो मैं अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ओके, चलो मैं ले रहा हूँ, मान लो BH4 माइनस। ओके, या मैं लेता हूँ NH4 प्लस अमोनियम आयन। इसके अलावा मैं लेता हूँ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आप केवल इन्हीं 3 एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करो, इन 3 एग्जाम्पल को बना कर देखो। ये 3 बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। आपको अब तक मैंने जो कुछ इस वीडियो में बताया है वो सारी बातें ये 3 एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देंगे। आप भी वीडियो पॉज करके बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ, उसके बाद मैच कराते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हाफ। अब यहाँ मुझे लिखना है वैल्यू किस चीज़ का, तो हमें यहाँ V की वैल्यू रखनी है। वैलेंस शेल में बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्लस। अब हमें M की वैल्यू लिखनी है, M का वैल्यू यहाँ है 4 सिंगल बॉन्डेड एटम जुड़े हुए हैं, माइनस यहाँ कैटायन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है। तो हाफ ऑफ ये कितना निकलेगा, हाफ इंटू 8, तो ये हो जाएगा स्टैटिक नंबर 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, सिमिलरली यहाँ आप हाफ लगाओ, मैं अब तेज़ी बनाते जा रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने -1 लिखा है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 0 लिखा है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है।
5 के करस्पॉन्डिंग sp3, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, 7 तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा वैल्यू 8, तो ये आ जाएगी वैल्यू 4, तो यहाँ होगा sp3। PCl5 में यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ फास्फोरस के पास है आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, प्लस 5 सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं। इस पर ना तो कोई प्लस चार्ज, ना कोई प्लस चार्ज, ना ही कोई माइनस चार्ज, तो हाफ इंटू 10 इक्वल्स टू 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा sp3d। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब मैं आपको इस लिमिटेशंस पे कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार में सारे लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएंगे, मैं एक एक एग्जांपल सबका दूंगा, एक बार में सब कुछ फिनिश। ध्यान दो, देखो मैंने लिमिटेशंस के नाम पे यहाँ 4 बातें लिखी हैं। पहला ड्रैगोस कंपाउंड, दूसरा मैंने लिखा है इफ़ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, अगर कोई ऐसा कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को मिल जाए सेंट्रल एटम का जिसमें वो सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का हो। ओके, आप डी ब्लॉक अच्छे से जानते हो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, तो ऐसे केस में ये फार्मूला काम नहीं आता है। लिमिटेशंस किसका, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाफ ऑफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए, इस फार्मूले का लिमिटेशन। ठीक है, तीसरा बात, जब कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें एक से अधिक सेंट्रल एटम हो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और चौथा, जैसे यहाँ हमने m लिखा था कि जो एटम्स जुड़े हों, जो यानी कि जो सराउंडिंग एटम्स हों वो मोनोवैलेंट होने चाहिए। अगर वो मोनोवैलेंट ना हो के डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट हो जाए, यहाँ मैंने सिर्फ डाईवैलेंट लिखा है, यानी कि मल्टीवैलेंट हो जाए, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं आता है। तो ये 5 बातों पे हम एक एक एग्जांपल लेंगे और फिर हमारा आज का टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्रैगोस कंपाउंड की। तो देखो, ड्रैगोस कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्ड के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नहीं सीखा है, इसलिए आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ और इसका डिटेल डिस्कशन हम VVT में करेंगे। देखो, होता ऐसा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान देना, मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए टर्म यूज किया था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, अब मैं बॉन्ड के लिए टर्म यूज कर रहा हूँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दोनों अलग अलग बातें हैं, कैसे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब एक ही एलिमेंट के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएं, तो उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जब 2 अलग अलग एलिमेंट्स के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो उसे हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिससे कि बॉन्ड बनता है और बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ओके, जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR पढ़ रहे थे तो वहाँ हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ हम VVT में, यानी जो अगला हमारा टॉपिक होगा VVT, उसमें हम ये सीखेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ, तो बात है कि ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो बेहतर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि ड्रैगोस कंपाउंड ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तभी बने जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पर हर बार हाइब्रिडाइजेशन हो ये ज़रूरी नहीं है।
तो बेसिकली ड्रैगोस कंपाउंड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन न होने का एक एग्जाम्पल देता है। ओके, देखो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ। बेसिकली आप नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को छोड़ दो तो उसके नीचे के किसी भी एलिमेंट के हाइड्राइड को जब आप बनाते हो तो वो आपका ड्रैगोस कंपाउंड होता है। मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रैगोस कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ H2S। चलो भाई इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ सेंट्रल एटम S है, तो हम जानते हैं सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन फैमिली का है, सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मोनोवैलेंट भाई 2 जुड़ा हुआ है, +2, चार्ज कुछ भी नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं है। तो ये कितना निकल जाएगा, 1/2 × 8 = 4। डैट मीन्स कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होना था, इसका स्टेरिक नंबर 4 निकला, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर sp3 हो, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हमने सीखा, sp3 हो तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 लिख सकते हो आप इसे, इतना हो जाएगा। पर H2S में देखा गया कि बॉन्ड एंगल जो है वो 92 डिग्री है। ओके, बॉन्ड एंगल ऑफ H2S जो है वो 92 डिग्री है। अब देखो हमने पीछे जो मैंने दिखाया था विजुअलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें मैंने दिखाया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल इतना होगा। इसे मैंने मैथमेटिकली भी निकाल के दिखाया था। अब आप यहाँ देखो कि जब इसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो बॉन्ड एंगल इतना ही निकला। अब देखो बॉन्ड तो बना है, और क्योंकि आप ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे इन्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वीबीटी से और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन होते हैं। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि वहाँ कि भैया ओवरलैपिंग नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन ही हो। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए बॉन्ड एंगल 92 डिग्री है। क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होता तो ये sp3 होता और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 सेकेंड, आप जो भी लिखो, 28 सेकेंड्स वो होता। तो ये बात रही आपकी ड्रैगोस कंपाउंड की। तो अब से आप ध्यान रखोगे कि ग्रुप, आप कैसे पहचानोगे ड्रैगोस कंपाउंड को, तो ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में आप पहला एलिमेंट क्या है, इसका नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इन दोनों को आप छोड़ दो तो इसके नीचे जो भी आएंगे, फास्फोरस आएगा, उसके नीचे आपको आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी है। ऑक्सीजन में आओ तो यहाँ सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद आपको Fe है एंड देन टेल्यूडियम है। तो इन सब के जो हाइड्राइड होंगे, मैं बना ही देता हूँ यार, क्या अब इतना करना है, इन सब के जो हाइड्राइड्स होंगे ये सब जो है नीचे वाले जो मैंने लिखा है, ये इनमें इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ऊपर वाले को छोड़कर। ओके, दिस इज व्हाट द ड्रैगोस कंपाउंड्स आर। ओके, वीबीटी में मैं इसे फिर से डिटेल में और वाइटल पिक्चर बना करके समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले लिमिटेशंस की तरफ। अगला है हमारा इफ़ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ MnO4 का। MnO4 माइनस, यहाँ निकालो आप 1/2, Mn के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन जो है ये डाई वैलेंट आ गया है, तो मोनोवैलेंट यहाँ एक भी नहीं है, तो आप इसे 0 लिखोगे, प्लस क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 करोगे, तो 1/2 × 8 = 4। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपको आना चाहिए था हमारे फार्मूला के, इस एम्पिरिकल फार्मूला के हिसाब से sp3, पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है
वो SD3 है। यह हाइब्रिडाइजेशन गलत है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल पाया गया वो SD3 है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक। दूसरी बात। तीसरा, अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम हो, लेट सपोज मान लो बेंजीन है, ठीक है, C6H6 है, तो एक से अधिक सेंट्रल एटम है, तो इस तरह के केसेस में भी हाइब्रिडाइजेशन आप इस एम्पिरिकल फार्मूला को यूज़ करके नहीं निकाल सकते। यहाँ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो C2H8 ले लो, है ना। आप यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स को भी ले सकते हो, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, सारे ऑक्सो एसिड्स। तो यानी कि इसका एक बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये निकल गई कि आप किसी भी ऑक्सो एसिड से किसी भी ऑक्सो एसिड में ये फार्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, पर यहाँ मैं केवल इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस पे ही बात कर रहा हूँ, ताकि आप VBT बनाते समय ये सब कॉमन एरर्स ना करो, ओके। डाइवैलेंट एटम्स। तो डाइवैलेंट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ हमने देखा कि अभी तक जो हमारे पास था, देखो H2S था, तो जो सराउंडिंग एटम था वो H2 था, जो कि मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। आप जानते हो ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, या डाइवैलेंट बोलो बाईवैलेंट बोलो एक ही बात है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है। तो ये डाइवैलेंट के लिमिटेशंस में भी आप इसे रख सकते हो। तो मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो किसी ऑक्सीजन के कंपाउंड को, जेनन के कंपाउंड को मैं यहाँ ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे ले लिया है XeO3। आप जानते हो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। चलो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। तो 1/2 जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है, प्लस मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर एक भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। कोई भी कैटायन नहीं है तो -0, कोई भी एनायन नहीं, मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर +0। तो आपको मिलेगा 1/2 × 8 = स्टेरिक नंबर 4। तो स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग आप रिपोर्ट क्या करोगे, sp3, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवैलेंट एटम है। आप यहाँ लिख लो, क्योंकि बहुत कमाल के लोग हो, भूल जाओगे। यहाँ लिख लो, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट एटम, ओके। तो ये रही आज की कहानी, ओके। तो लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट कराना चाहता हूँ कि हमने आखिर इस फार्मूला को पढ़ा क्यों। एक तो इसलिए कि हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक बहुत ही बेसिक, जो 11-12 के स्टूडेंट को होनी चाहिए, वो एक बेसिक आइडिया मिल जाए। दूसरा, हम और मैंने लिमिटेशंस को इसलिए बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि हम इस फार्मूला को ज़्यादा सीरियसली ना ले लें। तो बात अब ये उठती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और जेन्युइन क्वेश्चन है, कि अब हम करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। हर कंपाउंड को ले जाके लैब में तो देखेंगे नहीं। और दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मैंने पहले वीडियो में बताया कि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और बहुत आसान सा तरीका है, और वो रामबाण तरीका है। एक बार उस तरीके को सीख लो, आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि देखो कंपाउंड का तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक्चुअली होता ये है कि उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग जल्द ही, और उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाए जो कि परफेक्टली परफेक्ट हो। सो thank you so much for watching this video, and please like this video, share and subscribe with your friends and family. Thank you. Bye.